आज से 100 साल से भी पहले टाइटैनिक एक शानदार जहाज जिसके बारे में कहते थे कि वो डूब नहीं सकता था, लेकिन वही जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक आइसबर्ग से टकराकर हमेशा के लिए अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर नीचे चला गया। कई दशकों तक दुनिया यही मानती रही कि वो अब कभी नहीं मिल पाएगा। टाइटैनिक हादसे में यानी उस रात करीब 1500 लोग मारे गए थे और उन लोगों की जान ली थी समंदर के सबसे बड़े हादसे ने। पानी में डूब जाने के बाद से ही टाइटैनिक की खोज डीप सी एक्सप्लोरर्स का पहला लक्ष्य रहा है, जिसके बाद वे टाइटैनिक की खोज की रेस में शामिल हो गए। हालांकि टाइटैनिक के मलबे को 1985 में खोज निकाला, लेकिन जब टाइटैनिक 1912 में डूबा था तो उसके डूबने के बाद से ही दुनिया भर के लोग टाइटैनिक के मलबे की खोज करने लग गए थे। लेकिन 73 साल तक कोई भी टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ नहीं पाया। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए 73 साल क्यों लग गए और जानेंगे कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले टाइटैनिक के मलबे की खोज की, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि टाइटैनिक का मलबा खतरे में क्यों है। दोस्तों, सीधी सी भाषा में कहूँ तो आज की इस वीडियो में आप टाइटैनिक के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। लेजेंडरी टाइटैनिक ने कई दशकों से साइंटिस्ट और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। इसके मलबे की खोज 1985 को हुई थी और तभी से एक्सपर्ट उसके मलबे को एनालाइज करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में उसके डूबने की वजह क्या थी। हर नए अभियान में कुछ नए सुराग मिलते हैं, लेकिन एक बड़ी खोज ने एक्सपर्ट की भी चिंता बढ़ा दी है। टाइटैनिक के मलबे पर बैक्टीरिया की बस्ती बस गई है और वे हर दिन कई 100 किलो आयरन खा जाते हैं, जिसके चलते उस मलबे के लिए खतरा पैदा हो गया है। जब टाइटैनिक डूबा था तो टक्कर की वजह से उसमें लगा मेटल भी मुड़ गया था। उसके मुड़ने की वजह से ही जहाज के स्टील में दरारें पड़ गई थी, जिसके चलते इसका काफी बायोडेटेरियोरेशन हो रहा है। उस माहौल में कुदरती तौर पर पैदा होने वाले बैक्टीरिया ने उसके ऊपर डेरा जमाया है, जिसके चलते अब वो रिग्रेट हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे टाइटैनिक और भी ज्यादा सड़ता जाएगा, जिसके बाद उस जहाज में रखी चीजें भी सड़ती जाएगी। दुनिया भर के मशहूर टाइटैनिक एक्सपर्ट एक बड़े मिशन के तहत टाइटैनिक के मलबे तक जा रहे हैं, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो सुपर स्ट्रक्चर यानी वो टाइटैनिक कितने समय बाद नष्ट हो जाएगा। अमेरिकन डीप सी एक्सप्लोरर एंड सबमरीन पायलट विक्टर के फाइनेंस से शुरू हुए इस एक्सपीडिशन से उस मलबे की मौजूदा स्थिति का अंदाजा मिल पाएगा। टाइटैनिक की मौजूदा कंडीशन बताने में इन एक्सपर्ट का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से एक है जेन लुइस मिशेल, अंडर वाटर रिसर्च के पायनिया यानी टाइटैनिक के प्रथम खोजकर्ता, जो फ्रेंच अमेरिकन साइंटिफिक टीम के डिस्कवरी मिशन के को डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और उसी टीम ने 1985 में टाइटैनिक की खोज की थी। और पॉल हेनरी नॉर्जुलेट, एक फॉर्मर फ्रेंच नेवी ड्राइवर जो टाइटैनिक के मलबे के 7 एक्सपीडिशन को लीड कर चुके हैं, उन्हें टाइटैनिक के रेलिक्स पार्ट्स का सेवियर कहा जाता है। इनके अलावा है पैट्रिक ले, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर, सबमरीन बिल्डर और टाइटैनिक के मलबे को करीब से देखने वाले आखिरी इंसान। इन सब के अलावा और एक शख्स है जिनका नाम है जेम्स कैमेरन, एक एक्सप्लोरर के साथ साथ अंडर वाटर मरीन और मूवी टेक्नोलॉजी के इनोवेटर। 1997 में उनकी ब्लॉकबस्टर फीचर फिल्म टाइटैनिक ने दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। उस फिल्म के जरिए जेम्स कैमेरन ने उस हादसे के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया था। हालांकि वे एक मशहूर फिल्म मेकर है, लेकिन इसके अलावा वे एक जाने माने डीप सी एक्सप्लोरर भी है और कई ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके लिए टाइटैनिक उनके जुनून को साकार करने का एक जरिया था। उस शानदार ओशन लाइनर के गायब होने का क्या असर हुआ था, इसे समझने के लिए हमें उसके ओरिजिन में जाना होगा। टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड में हुई थी और वो 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। उसकी लंबाई 269 मीटर थी और स्मोक स्टक्स तक उसकी ऊंचाई 53 मीटर तक थी और टोटल वजन 46,000 टन था। उसे बनाने के लिए उस वक्त $75 लाख खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से 20 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के बराबर थे। और कहा जाता था कि
टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता था। 1912 में टाइटैनिक को एक बहुत ही बेहतरीन जहाज माना गया था और वो आज तक का सबसे बड़ा जहाज था। बेहद आला दर्जे की टेक्नोलॉजी, लग्जरी का हर सामान और हर लिहाज से बेहतरीन। टाइटैनिक की कैपेसिटी थी 2435 पैसेंजर्स और 892 क्रू मेंबर की और उस जहाज ने दुनिया भर से अमीर पैसेंजर्स को आकर्षित किया था, क्योंकि टाइटैनिक को बनाया ही ऐसा गया था कि वो अपने अमीर पैसेंजर्स को हर पल सफर का पूरा मजा दे सके। अमीर लोगों के लिए 7 दिन के सफर के बाद न्यूयॉर्क सिटी के किनारे तक पहुंचना मतलब अपना सपना पूरा करने जैसा था, लेकिन वो सपना जल्द ही एक दर्दनाक हादसा बन गया। कहते हैं टाइटैनिक ट्रेजेडी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1912 का सर्दी का मौसम उतना सर्द नहीं था जैसा अक्सर होता है और समंदर में काफी सारे आइसबर्ग थे और यही वजह थी कि तेज रफ्तार से चल रहा टाइटैनिक एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। न्यू फाउंडलैंड कोस्ट से कुछ ही दूरी पर 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 पर अपना पहला सफर शुरू करने के 4 दिन बाद टाइटैनिक समंदर का सबसे बड़ा जहाज स्टारबोर्ड साइड से एक आइसबर्ग से टकरा गया। 60 सेकंड से भी कम वक्त में ही टाइटैनिक की किस्मत पलट गई और उसमें मौजूद हजारों लोगों की भी। क्रू के चेतावनी पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इंजन बंद करने के आदेश दे दिए। 1 घंटे के अंदर ही जहाज का पिछला हिस्सा करीब 10 मीटर तक डूब चुका था, जिसके बाद जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। टेलीग्राफ रूम में अकेले मौजूद मार्कोनी ऑपरेटर ने एक आखिरी SOS मैसेज भेजा और वो मैसेज था पोजीशन 41 डिग्री 46 मिनट्स नॉर्थ, 50 डिग्री 14 मिनट्स वेस्ट, SOS सिंकिंग शिप। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर RMS टाइटैनिक की लाइट्स ने आखिरी बार फ्लिकर किया और फिर वो हमेशा के लिए समंदर की गहराई में गायब हो गया। 3 घंटे से भी कम वक्त में टाइटैनिक समंदर की सतह से गायब हो गया था। टाइटैनिक में 2230 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 लोग थर्ड क्लास पैसेंजर्स थे। जिसके बाद इस हादसे की खबर दुनिया भर में फैल गई। द ओशन लाइनर कारपेथिया ने हादसे की जगह से 700 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू को रेस्क्यू किया, मगर और लोगों के बचे होने की उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई। जहाज पूरी तरह से गायब हो चुका था। हादसे के 4 दिन बाद हेलीफैक्स के प्रेस रिलीज ने बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी थी। एक्सपर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड के बीच में है। वो जगह बहुत बड़ी थी। उसमें यह भी कहा गया था कि जहाज का मलबा समंदर में करीब 3600 मीटर की गहराई में है। जहाज डूबने के बाद शुरुआत के कुछ महीनों में लोग वहां जाकर उसे ढूंढना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि टाइटैनिक किनारे के पास कुछ 100 मीटर के गहरे पानी में नहीं बल्कि 12,000 फुट गहरे पानी में डूबा है, तो सब शांत बैठ गए, क्योंकि उतने गहरे पानी में जाना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से टाइटैनिक एक रहस्यमय चीज बन गया, जो एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां तक पहुंच पाना एक हिसाब से नामुमकिन था। टाइटैनिक के समंदर में समाने के बाद कोई ये नहीं जानता था कि उसे कैसे और कहां ढूंढा जा सकता है, लेकिन एक्सप्लोरर उतनी गहराई में जाने के तरीके ढूंढते रहे, मगर उस समय उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ शुरुआती फिल्म मेकर्स ने इस कोशिश को आगे बढ़ाया और वे पानी के नीचे फिल्माने के तरीके ढूंढने लगे। वास्तव में वो फिल्मों की शुरुआत का दौर था जिसमें से काफी सारे लोग सोच रहे थे कि वे पानी के नीचे क्यों नहीं फिल्मा सकते। वे कुछ ऐसे बॉक्सेस बना रहे थे जिसमें वे अपना कैमरा रख सके। वास्तव में ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी इस काम के लिए काफी सारी कोशिशें की गई, जिनमें से कुछ नाकाम हुई तो कुछ कामयाब हुई। लेकिन उनमें से एक खास एक्सपेरिमेंट ने अंडर वाटर फोटोग्राफी के रास्ते खोल दिए। विलियमसन ब्रदर्स पानी के नीचे की तस्वीरें लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक नेवल टेलीस्कोपिक सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो असल में डूबे हुए जहाजों को ढूंढने के लिए बनाया गया था। 1916 में टाइटैनिक हादसे के सिर्फ 4 साल बाद ही विलियमसन ब्रदर्स ने अपनी फिल्म 20,000 लीग्स अंडर द सी में टेलीस्कोपिक कॉन्ट्रैप्शन का इस्तेमाल एक अंडर वाटर कैमरे के साथ किया था। उसका ऑपरेटर पानी में 20 मीटर नीचे नहीं गया था, मगर फिल्म देखने वाले लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। इस बड़ी टेक्नोलॉजिकल खोज ने एक जर्नलिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने टाइटैनिक हादसे के बाद पहली बार उम्मीदें जताई और कहा कि अभी ऐसा कर पाना भले ही पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है कि जिन लोगों की जान टाइटैनिक हादसे में गई थी उनके बच्चे भी एक दिन समंदर के तल पर पड़े उस शानदार स्टीमशिप की असली तस्वीरें देख सके। 1920 का दशक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी में नई खोज का दशक रहा था। विलियमसन ब्रदर्स की फिल्म के कुछ साल बाद ही टेक्नोलॉजी के भूखे लोग एक ऐसी व्हीकल की खोज में लग गए जो पानी में और गहराई में जा सके, और वो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन नजर आता है चेरबोर्ग में सीटे डेलामेर की ग्रेट गैलरी में, जहां 1920 के दशक के इंसान के बनाए सबमर्सिबल का पूरा कलेक्शन डिस्प्ले पर रखा हुआ है। उनमें से कुछ ऐसे शुरुआती व्हीकल्स भी है जिनकी बदौलत उस गहराई में जाना पॉसिबल हो सका था। बेथिस्फेयर, जिसकी खोज अमेरिकन इंजीनियर विलियम बीब और ओटिस बॉर्टन ने 1928 में की थी। 15 अगस्त 1934 को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बीब और बॉर्टन ने अपने कास्ट आयरन बेथिस्फेयर में समंदर की सतह से 928 मीटर नीचे गए थे। 1.44 मीटर्स डायमीटर वाले उस बेथिस्फेयर की दीवारें 10 सेंटीमीटर मोटी थी और वो 100 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर सह सकती थी। इतने प्रेशर में तो एक इंसान का पापड़ बन जाएगा। बीब और बॉर्टन की कामयाबी के बाद उस बेथिस्फेयर ने अंडर वाटर व्हीकल का स्टैंडर्ड तय कर दिया था और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने काफी ऊंची छलांगे भी भरी। मगर 1960 के दशक में सिर्फ बेथिस्फेयर ही 900 मीटर के नीचे के हाई प्रेशर को नहीं रोक सकता था। इंजीनियर को इसका समाधान मिला टाइटेनियम से, एक बेहद मजबूत और हल्का मटेरियल जो डीप सी व्हीकल को टाइटैनिक तक पहुंचा सकता था, पहले मुमकिन गहराई से 4 गुना ज्यादा तक। उसी मटेरियल की बदौलत आज के सबसे इन्वेंटिव सबमरीन बिल्डर भी टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं ताकि समंदर में सबसे गहराई तक पहुंचा जा सके। फ्लोरिडा में दुनिया के एक सबसे इनोवेटर इंजीनियर ने सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी को अगले लेवल तक पहुंचा दिया और उस शख्स का नाम है पैट्रिक ले। इनकी टीम टाइटैनिक तक 5 डाइव्स कर चुके हैं, जिनमें से 3 डाइव्स पर खुद पैट्रिक ले भी जा चुके हैं। इन्होंने टाइटैनिक तक जाने के लिए जो सबमरीन बनाई थी उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर। समंदर की इतनी गहराई तक जाने के लिए बने एक सर्वासी बल के लिहाज से लिमिटिंग फैक्टर एक हाईटेक टाइटेनियम स्फेयर था जो ऑपरेटर को 1.7 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बड़े जबरदस्त प्रेशर से बचाता था। इतना प्रेशर 17,000 मीटर की गहराई में बढ़ता है। टेक्नोलॉजी में तरक्की होती गई और 1970 के दशक में टेक्सास के रहने वाले ऑयल मैग्नेट और प्राइवेट सिटीजन जैक ग्रीम ने एक बड़ी अनोखी खोज करके हेडलाइंस में जगह बना ली। लोकनेस मॉन्स्टर और बिग फुट की तलाश में जा चुके ग्रीम ने उस मलबे की तलाश पर $30 लाख खर्च कर दिए थे। ग्रीम ने अंदाजा लगाया कि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था उसकी सही पोजीशन नहीं भेजी गई थी, क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के टाइम जोन में फर्क है। जब कैप्टन स्मिथ के ऑर्डर्स पर SOS वार्निंग भेजी गई थी तब नेविगेटर ने जो लोकेशन देखी वो वेस्ट में करीब 15 किलोमीटर दूर थी, तो उसे लगा टाइटैनिक वहीं पर है। हालांकि ग्रीम ने ये अंदाजा लगा लिया था कि मलबे के लोकेशन के असली कोऑर्डिनेट्स गलत क्यों थे, पर कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और वो भी उन लोगों की लंबी लिस्ट में शामिल हो गए जो किसी भी तरह से मलबे को बाहर लाने के सपने देख रहे थे। वे तो टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए काफी डिफरेंट तरीके भी अपनाने के लिए तैयार थे, जैसे कि उसे पावरफुल मैग्नेट से खींचना। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए सही में बहुत मेहनत लगी है। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई और टाइटैनिक को ढूंढने की असली रेस भी शुरू हो गई थी और इसकी शुरुआत की थी अंडर वाटर टेक्नोलॉजी के 2 पावर हाउसेस अमेरिका और फ्रांस ने। 1980 के दशक तक दोनों देश साथ मिलकर काम करते रहे, क्योंकि उन दोनों के पास दुनिया में सबसे एडवांस अंडर वाटर टेक्नोलॉजी थी। दोनों ने साथ मिलकर एक एक्सपीडिशन शुरू किया था जिसका नाम रखा गया था व्हाइट स्टार और उसका मिशन था टाइटैनिक की तलाश। ये पहला इंटरनेशनल कैंपेन था। इसमें वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट और आई फ्रेमर इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन साथ काम कर रहे थे और इसे को डायरेक्ट कर रहे थे अमेरिकन रॉबर्ट बैलर्ड और फ्रेंचमैन जॉन लुई मिशेल। उस वक्त फ्रेंच ओशनोग्राफर एक आला दर्जे का सोनार बना रहे थे जिसका नाम था सार। जॉन लुई मिशेल का अंदाजा था कि वे 30 से 40 दिनों के अंदर टाइटैनिक को ढूंढ लेंगे और ये बहुत खर्चीला काम था। उस वक्त टाइटैनिक की खोज के लिए कोई इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जॉन लुई मिशेल अपने सोनार डिवाइस से टाइटैनिक के मलबे का सही पता लगाना चाहते थे। सतह पर मौजूद एक बोट से बंधा सार रोबोट करीब 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता था। वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव की मदद से जानकारी जमा करता था और समंदर की तल पर मौजूद चीजों का अंदाजा
लगाता था। सीधी सी भाषा में कहे तो वो मशीन समंदर की सतह पर पड़े टाइटैनिक का मेटल या किसी भी मेटल को स्कैन करने के लिए ही बनी थी। अमेरिकन टीम एक अलग टेक्नोलॉजी आर्गो का इस्तेमाल कर रही थी, जो ऑप्टिकल स्कैन करने का काम करती थी। स्टील ट्यूब से बने फ्रेम का वजन करीब 1800 किलो तक था और अंडर सी स्लैड पर बहुत ही बेहतरीन टाइप के कैमरास और लाइटिंग्स लगी थी। अमेरिकन और फ्रेंच टीम को उम्मीद थी कि वे समंदर के तल को ज्यादा से ज्यादा दूरी में स्कैन करके टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकालेंगे, मगर काम शुरू करने से पहले उन्हें अपने खोजबीन की जगह तय करनी थी। 3 साल तक जॉन लुई मिशेल और उनकी टीम उस हादसे में जिंदा बचे लोगों के बयान जमा करती रही। इन्वेस्टिगेशन कमीशन की रिपोर्ट्स को देखा और फिर आसपास मौजूद जहाजों के लॉगबुक्स को भी चेक किया, ताकि वे पता लगा सके कि टाइटैनिक की सही जगह बताने में कहां चूक हुई, ताकि उसके बाद एक बेहतर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। जॉन लुई मिशेल की टीम ने उन जहाजों की भी डिटेल्स निकाली जो उस समय टाइटैनिक के आसपास मौजूद थे। कैलिफोर्नियन जहाज ने उस समय टाइटैनिक को एक दूसरे एंगल से देखा था। हालांकि टीम को कैलिफोर्नियन जहाज से काफी इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन वो काफी नहीं थी। जॉन लुई मिशेल का अंदाजा था कि उस समय टाइटैनिक की रफ्तार 21 से 22.5 नॉट्स थी। रेस्क्यू शिप कारपेथिया की लोकेशन और स्पीड को भी रिकॉर्ड किया गया। इस जानकारी को टाइटैनिक के रूट के साथ कोऑर्डिनेट करके एक्सप्लोरर्स ये अंदाजा लगा सकते थे कि वो मलबा किस जगह पर हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने उनकी खोज का दायरा 20 बाय 20 किलोमीटर जोन में सीमित कर दिया, जो करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन जॉन लुई मिशेल केवल अंदाजा ही लगा रहे थे। 1985 में अमेरिकन और फ्रेंच सर्च टीम टाइटैनिक का पता लगाने निकल गए। टाइटैनिक का सही पता लगाने के लिए उन्होंने कई लाख डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। फ्रेंच टीम का जहाज लसुआ सबसे पहले चला, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे की खोज शुरू हो गई। 32 दिन लगातार क्रू बारी बारी से दिन रात समंदर के तल को स्कैन करता रहा। 7 अगस्त को लसुआ और उसका 2 ऑड रोबोट उस इलाके के 80% से भी ज्यादा इलाके की जांच कर चुका था, यानी 320 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा। लेकिन सार से कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, शायद वे गलत जगह पर ढूंढ रहे थे। उसके बाद 25 अगस्त 1985 को अमेरिकन टीम रॉबर्ट बैलेट के नेतृत्व में वहां पहुंची और उसने बाकी बचे 20% हिस्से में खोजबीन शुरू कर दी, करीब 80 स्क्वायर किलोमीटर जोन में। इस अमेरिकन जहाज में जॉन लुई मिशेल भी थे और इस अमेरिकन टीम को भी काफी समय तक केवल तलछट की ही तस्वीरें मिलती रही। लेकिन कुछ ही समय बाद टीम को इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ छोटी मोटी चीजें नजर आने लगी, जिसके बाद पूरी की पूरी टीम हरकत में आ गई। सबको टाइटैनिक के मिलने का आभास होने लगा। टीम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें टाइटैनिक का मलबा मिलने वाला था और आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। सबसे पहले टीम को टाइटैनिक का बॉयलर नजर आया, जिसे देखते ही जॉन लुई मिशेल चीख पड़े। टाइटैनिक एक मशहूर जहाज जो 1912 में समंदर की गहराई में खो गया था, जो अब मिल चुका था। हालांकि फ्रेंच टीम भी उसे ढूंढने के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अमेरिकन टीम ने पहले बाजी मार ली। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं इसके दूसरे पार्ट में। हालांकि इस चैनल पर वीडियो थोड़ी देर से आएगी, लेकिन जो भी आएगी बहुत ही बेहतरीन आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में।